26 किंग और क्वीन। एक खंडहर जैसी जगह पर एक गांगेय आकर रुकी। उसमें से एक आदमी जो बेहद हसीन था, जिसने पूरे ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क पहना था, वो कार से निकला। उस मास्क में उसी आंखें और होंठ ही नजर आ रहे थे। वो आदमी उस खंडहर के अंदर चला गया और वहां से बिछी कालीन हटा दी। वहां एक खुफिया दरवाजा था। उस आदमी ने उस पर अपना हाथ रखा तो वो दरवाजा 2 हिस्सों में बंट गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी। उस आदमी के साथ उसका असिस्टेंट और 2 लड़के और थे जो उसके बहुत वफादार आदमी थे। थोड़ी देर बाद वो लोग उन सीढ़ियों से नीचे पहुंच गए। नीचे बहुत बंगा हॉल था जहां 1000 से भी ज्यादा लोग आ सकते थे। जैसे ही सबकी नजर उस आदमी पर गई, सब अपनी जगह से उठ गए और घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करने लगे। वो आदमी बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया और जाकर अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उस चेयर में बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ब्लैक किंग लिखा हुआ था। उस आदमी के बैठने के बाद सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए, मगर ब्लैक किंग के जगह पर एक और उसी के साइज की कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर BQ लिखा हुआ था। ठीक थोड़े देर बाद एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का वन पीस जिसके एक साइड के थाई पर कट लगा हुआ था, वो उसी रास्ते से आ रही थी जहां से थोड़ी देर पहले ब्लैक किंग आया था। सभी लोगों ने उस लड़की का भी किंग की ही तरह स्वागत किया शिवाय किंग के। वो लड़की भी वहां से चलकर अपनी कुर्सी में बैठ गई। उसके बैठने के बाद सभी बैठ गए। तभी किंग बोला, अब जब क्वीन भी आ चुकी हैं तो हम ये मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। तभी एक आदमी उठा और एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोला, किंग, ये आदमी फिर से अपना इलीगल काम स्टार्ट कर दिया है और इसने सभी सिटी की गरीब घर की लड़कियों को किडनैप कर कर उन्हें बेच दिया। जो आदमी शिकायत कर रहा था वो था हेमंत जोशी, और जिस इंसान की शिकायत हो रही थी उसका नाम था अंगद महेश्वरी। किंग अपनी जानलेवा नजरों से अंगद को देखता है और बहुत ही कठोर आवाज में बोलता है, अंगद, क्या तुम फिर से वही सब करने लगे? हाँ, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? किंग की इतनी भयानक आवाज सुनकर सभी लोग कांप गए। अंगद बोला, किंग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तभी एक रौबदार आवाज जो किसी और की नहीं, क्वीन की थी, वो बोली, सच में? मगर तुम तो बोल रहे थे तुम्हें किसी का डर नहीं है, और किंग और क्वीन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया। इशारा समझकर क्वीन के आदमी ने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चला दिया, जिसमें अंगद जोशी किसी से फोन पर बात करते हुए क्वीन द्वारा बताई गई बातें बोल रहा था। सभी लोग शॉक होकर कभी वीडियो तो कभी अंगद को देखते। अंगद डर से किंग और क्वीन की तरफ देखता है, जो उसे ही अपनी जानलेवा नजरों से देख रहे थे। तभी क्वीन बोलती है, डैनियल, कम हियर बेबी। क्वीन के इतना कहते ही एक ब्लैक पैंथर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वो क्वीन के पास आकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है। क्वीन उसका सिर सहलाती है। उसके बाद अंगद की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, जाओ, वो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। किंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ क्वीन को देख रहा था। क्वीन की बात सुनकर ब्लैक पैंथर जोर से दहाड़ता है और अपनी जानलेवा नजरों से अंगद को ही देखने लगता है। अंगद डर से कांप रहा था। वो जल्दी से वहां से भागने लगता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। डैनियल बहुत ही तेजी से अंगद के पीछे भागता है और अचानक ही हमला कर देता है, जिससे सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और अंगद की एक दर्दनाक चीख वहां गूंज जाती है। ये चीखें समय के साथ बढ़ती जाती है और फिर वो चीख अचानक रुक जाती है, क्योंकि अंगद की मौत हो गई थी और सिर्फ उसकी हड्डियां ही वहां नजर आ रही थी। डैनियल अंगद के खून से पूरा भीगा हुआ था और वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। तभी क्वीन अपने आदमी से बोलकर डैनियल को वहां से लेकर जाने को बोलती है और उसके जाने के बाद सबकी तरफ एक ठंडी नजर डालते हुए बोलती है, अगर आगे से किसी ने भी किंग और क्वीन के खिलाफ जाने की भूल की तो उस इंसान को भी मैं एक गलती बनाकर दुनिया से आजाद कर दूंगी। सभी लोग बहुत डरे हुए थे और क्वीन की ऐसी बातें सुनकर सभी अपने मन में सोचते हैं, वो कभी भी क्वीन और किंग के खिलाफ नहीं जाएंगे, वरना उनका हाल भी अंगद के ही जितना बुरा होगा। किंग अपनी भारी आवाज में बोलता है, क्वीन की बातें याद
रखें और मीटिंग इज ओवर इतना बोलकर वहां से चला गया। क्वीन भी दूसरे रास्ते से निकल गई। इधर दूसरी तरफ अनाया अपने घर में जैसे ही अंदर आने को हुई कि उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने लिविंग रूम में एक लड़की जो रूही के उम्र की हो वो और एक मिडिल एज कपल बैठे हुए दिखाई दिए। अनाया को देखकर दादी बोली, बच्चा इधर आओ, तो अनाया अपने दादी के पास जाकर बैठ गई। तभी दादी मिडिल एज कपल जो कि रिद्धि जी और अश्विन जी के उम्र के ही थे, उनसे मिलवाते हुए बोली, ये तुम्हारे मामा मामी है बेटा और ये तुम्हारी बहन समायरा। अनाया ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर उन दोनों के पैर छू लिए। वो दोनों अनाया को बहुत प्यार से देख रहे थे। तो आइए जान लेते इन लोगों के बारे में। तो ये है रिद्धि जी के बंगे भाई हितेश सिंघानिया, उनकी पत्नी हिमानी सिंघानिया और उनकी बेटी समायरा सिंघानिया। समायरा उनकी इकलौती संतान है, इसलिए वो समायरा से बहुत प्यार करते हैं। इनके बारे में कहानी में जान लेंगे। अनाया ने उनसे मिलने के बाद दादी से बोला, स्वीटहार्ट मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो राधिका बोली, हाँ मेरा बच्चा जाओ आराम करो। अनाया वहां से चली गई। इधर हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी हितेश जी बोले, समायरा को आप लोग यहाँ रख रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तभी रंजीत जी बोले, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है बेटा, समायरा भी हमारी पोती जैसी है। तभी हितेश जी ने सबको कुछ न कुछ गिफ्ट्स दिए और अनाया का गिफ्ट राधिका जी को देते हुए बोले, ये गिफ्ट एंजल को दे दीजिएगा। वो और उनकी पत्नी अनाया को बचपन से ही बहुत पसंद करते थे और रिद्धि जी के उसके साथ गलत व्यवहार की वजह से उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया था। मगर आज समायरा की जिद पर कि वो अपनी बुआ के घर रहकर अपना कॉलेज करेगी तो वो मान गए, क्योंकि वो उसकी सारी बातें मानते थे, क्योंकि समायरा मासूम थी। अब ये सच है या नहीं आपको आगे पता चलेगा। 27 रूही का उदास होना। इधर मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया के जाने के बाद समायरा को उसका रूम दिखा दिया। समायरा भी फ्रेश होकर सबके साथ नीचे आ गई और लिविंग में बैठ गई और रंजीत जी से बोली, दादू अना अभी तक क्यों नहीं आए। उसकी बात पर दादू बोले, अभी आ जाएगी बेटा, जब डिनर टाइम होगा तो उसे बुला लेंगे। वो थक गई थी, शायद रेस्ट कर रही होगी। तो समायरा ने अपना सिर हिला दिया। वहीं रूही उसे घूर रही थी, मगर समायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर अनाया अपने कमरे में पहुंचकर शावर लेने चली गई और शावर के नीचे खंगे होकर सोचने लगी, समायरा सिंघानिया तुम जितनी मासूम खुद को दिखा रही हो उतनी हो नहीं, क्योंकि बेरहम क्वीन की आंखों से कोई नहीं बच सकता। मगर जब तक तुम मेरे लिए कोई परेशानी ना खंगाई करो मैं कुछ नहीं करूंगी। मगर तुमने भी मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कभी भी मुझसे उलझने की कोशिश ना करो। इतना बोलकर वो बाहर आ गई और हेयर ड्रायर से बाल सुखाकर उसने कैजुअल कपड़े पहन लिए और वहां से नीचे चली गई, क्योंकि अभी तक डिनर का टाइम हो गया था। रंजीत जी एक मेड से अनाया को बुलाने को बोल रहे थे, मगर अनाया उन्हें नीचे आते हुए दिखी तो वो अनाया को प्यार से देखते हुए बोले, शैतान बच्चे इधर आओ, यहाँ बैठो हमारे साथ। तो अनाया उनके पास बैठ गई, मगर उसकी नज़र समायरा पर पिंगाई तो समायरा रूही को घूर रही थी। मगर जब समायरा को खुद के ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने अपना सिर उठाकर देखा तो ये अनाया थी। अनाया के देखने पर उसने तुरंत अपने भाव बदल दिए। सब अपना अपना डिनर कर रहे थे, मगर रूही थोड़ी सी उदास लग रही थी। रिद्धि जी रूही से बोली, रूह क्या हुआ बच्चा, आप उदास क्यों हो? किसी ने आपसे कुछ बोला क्या? अनाया ने भी ये नोटिस किया था कि जब से सिंघानिया परिवार आया रूही काफी उदास थी, मगर अनाया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रिद्धि जी की बातों को सुनकर सबका ध्यान रूही पर चला गया। तभी ऋषभ बोला, क्या हुआ है बच्चा, आप परेशान क्यों हो? क्योंकि ऋषभ अपनी तीनों बहनों से बहुत प्यार करता था, मगर अनाया सबसे छोटी थी, इस वजह से वो अनाया से सबसे ज्यादा प्यार करता था। रूही जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा असाइनमेंट थोड़ा रह गया है और मुझे नींद आ रही है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। उसकी बात सुनकर सबने चैन की सांस ली, मगर अनाया उसे गौर से देख रही थी और उसे समझ आ रहा था रूही झूठ बोल रही है।
मगर उसने कुछ नहीं बोला। मगर जब उसे समायरा को देखा तो समायरा रूही को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जिससे अनाया की भौवें सिकुड़ गई। डिनर के बाद सभी लिविंग में बैठ गए। सभी समायरा को पसंद करते थे, क्योंकि सभी को वो काफी मासूम लगती थी। मगर ऋषभ उसे खास पसंद नहीं करता था और उससे कम ही बात करता था। मगर इस बात से समायरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सभी बात कर ही रहे थे कि अनाया बोली, बड़ी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप और दादी भी टाइम पर सो जाना वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तभी समायरा बोली, अना थोड़ी देर मेरे साथ भी बैठ जाओ। वो उसे काफी प्यार से देख रही थी। अनाया ने जब उसे देखा तो अनाया को उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार दिखा, वहां कोई छल नहीं था। अनाया अपने मन में बोली, मुझे अपने लिए इस लड़की से कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही। मगर ये रूही को क्यों नफरत से देख रही थी, जैसे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। समायरा के हिलाने पर अनाया होश में आए और बोली, मुझे अभी नींद आ रही है। वैसे भी कर तो आप कॉलेज आएंगी, आप उस टाइम मुझसे बात कर लेना। अनाया की बात सुनकर समायरा की आंखों में चमक आ गई। मगर यही रूही का चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर समायरा को बहुत अच्छा लग रहा था। समायरा अपने मन में बोली, अना तो मेरी प्यारी छोटी सी बच्चा है और उसका प्यार भी सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, और अब तो मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। अनाया ने भी रूही को नोटिस किया, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रूही क्यों उदास है। मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रूहानी से वो नफरत नहीं करती थी। मगर रूही की बातें याद कर उसे उस पर गुस्सा आता था। हालांकि नफरत वो किसी से नहीं करती थी, सिवाय रिद्धि जी और अश्विन जी के अलावा वो सबसे बस नाराज थी, क्योंकि ये सब जो भी हुआ उसमें रिद्धि जी और अश्विन जी की गलती थी। और रिद्धि जी ने अपनी ही सगी बेटी को प्यार नहीं दिया और अश्विन जी ने उसके साथ भेदभाव किया, जैसे वो उनकी सौतेली बेटी हो। उसने एक नज़र रूही को देखा और अपने कमरे में चली गई। समायरा ने सबसे बोला, आप सब भी सो जाइए, वरना सबको अपने काम में जाने के लिए देरी हो जाएगी। तो सभी ने गुड नाइट विश किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी रूही भी जाने लगी तो समायरा उसे देखकर बोली, मिस रूही रायचंद। अपना नाम सुनकर रूही रुक गई और उसे बेहद गुस्से से देखने लगी और बोली, क्या बात है। उसकी बात सुनकर समायरा बोली, मेरी बच्चा से दूर रहना तुम, बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और इतना बोलकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई, जो उसके लिए तैयार किया गया था। रूही को उसकी बातें सुनकर बेहद गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने मन में बोली, अना मेरी भी बहन है, तुम उस पर अपना हक नहीं जमा सकती। मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो तुम ये सब, मगर मैं भी रूही रायचंद हूँ। हाँ, मैंने अपनी बहन को बहुत हर्ट कर दिया बिना उसकी गलती के, मगर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। समायरा, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर तुम्हारे नफरत से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर तुमने मेरी बहन को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं बस मॉम की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करती हूँ, मगर तुमने अना को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे की तरफ चली गई। मगर कोई था जो उन लोगों को देख रहा था। हालांकि उसने उनकी बातें नहीं सुनी, मगर उनके एक्शन को देखकर उसको इतना तो समझ आ गया था कि उन दोनों के बीच बहस हो रही है। वो भी वहां से चला गया। अनाया अभी तक सो गई थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला, जिससे अनाया की नींद खुल गई, मगर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी एक साया उसके करीब आया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और उसके माथे को चूम कर बोला, बच्चा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई भी तुम्हें पहले की तरह हट नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर वो उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाकर चली गई। उसके जाने के बाद अनाया ने अपनी आंखें खोली, फिर खुद से बोली, पता नहीं ये लड़की क्या है, मगर मुझे इतना तो समझ आ गया कि ये अनाया से बहुत प्यार करती हैं। तो क्यों करती है समायरा से प्यार और रूही से नफरत? क्या समायरा रूही से अलग कर देगी अनाया को? 28 अहान श्रीवास्तव। अगली सुबह सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद अनाया भी नीचे आ गई और सबको मॉर्निंग विश किया।
थोड़े बहुत लोगों को छोड़कर जिससे उनके दिल में टीस उठी मगर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। समायरा ने अनाया को प्यार से मॉर्निंग विश किया, उसके बाद सब नाश्ते के लिए बैठ गए। समायरा अनाया के साथ बैठ गई और अनाया के दूसरे साइड ऋषभ बैठा हुआ था। मगर रूही समायरा को ही देख रही थी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक था और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। वो बहुत ज्यादा खुश थी, आखिर वो अपनी बच्चा के साथ जो बैठी थी। मगर समायरा ने रूही को देखने की जहमत नहीं उठाई और अपना नाश्ता करने लगी। सभी का नाश्ता हो गया तो सभी अपने अपने काम में चले गए। अनाया ने स्वाति जी को हग करके एक किस की और बाहर की तरफ चली गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। पैसेंजर सीट पर समायरा बैठ गई, जिससे रूहानी को बुरा लगा मगर रूही को समायरा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर वो दोनों कुछ नहीं बोले और पीछे वाली सीट पर बैठ गए और गानगाय कॉलेज की तरफ निकल गई। समायरा बोली, अना तुम्हारी फ्रेशर पार्टी कब है? तो अनाया थोड़ा सॉफ्ट आवाज में बोली, समायरा दी फिलहाल तो इस बारे में नहीं पता नहीं सीनियर कब करें। अनाया के मुंह से खुद के लिए दी सुनकर समायरा तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसकी चमक देखकर अनाया के चेहरे पर भी एक हल्की स्माइल आ गई, जिससे उसके डिंपल दिखने लगे। हाय कितनी सुंदर लग रही थी अनाया, अभी शिवाय देख लेता तो शायद पागल ही हो जाता। मगर रूहानी और रूही को बहुत बुरा लगा। जब अनाया छोटी थी तो रूहानी से और रूही से भी वो दी बोलती थी, रूहानी से दीदू जबकि रूही से दीदा। मगर जब उस पर इल्जाम लगा तब भी उसने नहीं छोड़ा ये बोलना। मगर रूही ने उसे बहुत कुछ सुनाने के बाद उसे खुद को दीदा और रूहानी को दीदू कहने से मना कर दिया। उस दिन अनाया पूरी तरह टूट गई थी और उसने फिर कभी कुछ नहीं बोला। वो सब चीजें याद करके रूही की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने जल्दी से साफ कर लिया। मगर समायरा ने ये देख लिए थे और अपने मन में बोली, मेरे बच्चा को तुमने जितना हर्ट किया है ना मिस रूही रायचंद, तुम्हें भी वो दर्द सहना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करूंगी, अगर मैंने कुछ किया तो कहीं मेरा बच्चा मुझसे भी गुस्सा ना हो जाए। वैसे भी बच्चा तो तुम्हें सजा दे ही रही है। थोड़ी देर बाद गानगाई कॉलेज में आकर रुक गई और अनाया ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर की तरफ जाने लगी। दूर से एक ग्रुप अनाया को घूर रहा था। अनाया ने अपना सिर उठाकर एक ठंडी नजर वहां डाली। वो लोग डर से कांप गए और तुरंत अपनी नजरें उससे हटा ली, जिसे देखकर अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। ये कोई और नहीं डिवाइन ग्रुप था, मगर अब उन्होंने सोच लिया था कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे बल्कि पीछे से वार करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। मगर बेचारों को कौन बताए, ये अपनी मौत को चुनौती दे रहे हैं और अपनी मौत के करीब बढ़ रहे हैं। अनाया वहां से अपनी क्लास में चली गई और समायरा रूही अपने क्लास में। समायरा का एडमिशन कल ही करा दिया था और समायरा को भी बचपन से डिजाइनिंग में ही इंटरेस्ट था, इसलिए उसने भी डिजाइनिंग का कोर्स चुना था। रूहानी अभी अपने लास्ट ईयर में थी और वो भी अपने क्लास में चली गई। थोड़ी देर बाद रूहानी और उसके कुछ क्लासमेट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की क्लास की ओर चल दिए और उन्हें फ्रेशर पार्टी के बारे में बताने लगे। ऐसे ही वो लोग अनाया के क्लास में भी गए और उन्हें भी फ्रेशर पार्टी के बारे में बताया। उसके बाद वहां से चले गए, मगर एक लड़के की नजर अनाया के ऊपर ही टिकी हुई थी। तो ये है मिस्टर अहान श्रीवास्तव। ये देश के दूसरे नंबर सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कॉलेज क्रश हैं। ये भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, कह सकते हैं ये शिवाय की हैंडसमनेस को टक्कर दे सकते हैं। मगर फिर भी शिवाय इनसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं क्योंकि उनका ऑरा उन्हें सबसे अलग बनाता है। सभी लोग अहान को ही देख रहे थे, मगर अनाया जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अपने मेल्स चेक रही थी जो उसे ईशान ने भेजे थे। अनाया का प्रोजेक्ट जो शिवाय के साथ था उसी से रिलेटेड। मगर अहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अनाया का ध्यान कहीं और था, तो वो अपनी जगह से खंगा हुआ और तेज आवाज में अनाया को पुकारा, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ ही चला गया। अनाया ने भी अपनी पलकें उठाकर देखा। जैसे ही अनाया ने उसे देखा अहान चुप हो गया, क्योंकि उसका गुस्सा अनाया के देखने भर से ही गायब हो गया था। मगर अहान ने खुद को संभालते हुए उससे कहा, क्या नाम है तुम्हारा?
तो अनाया ने बिना इमोशन के कहा, अनाया रायचंद। जैसे ही उसने ये बोला सभी रूहानी को देखने लगे। रूहानी को अनाया के लिए डर लग रहा था। उसने अपनी पलकें झपकाई जिससे सबको पता चल गया कि अनाया रूहानी की बहन है। अहान बोला, मिस अनाया, जो हमने अभी बताया तुमने सुना? तो अनाया ने जितना उन्होंने बताया था सब उन लोगों को बता दिया, जिससे सब हैरान ये गए, मगर रूहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि अनाया की ये आदत बचपन से थी। वो जिस काम में बोर होने लगती तो वो दूसरे काम करने लगती, मगर जब कोई उससे पहले के काम के बारे सवाल पूछे तो सारे सवालों के जवाब दे देती। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उसका दिमाग बहुत तेज था। अनाया ने अपनी बातें कहने के बाद एक नज़र अहान को देखा, फिर अपनी जगह पर बैठ गई। अहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मगर किसी के देखने से पहले ही उसने वो स्माइल छुपा ली। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले गए। उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, वो भी बहुत प्यारी थी, मगर हमारी अनाया की ब्यूटी अलग लेवल की है। 29 शिवन्या का अनाया से दोस्ती के लिए पूछना। अनाया के बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, जो कोई और नहीं शिवन्या राजावत थी, शिवाय की बहन। वो अनाया को एक स्माइल पास करती है। अनाया उससे बिना भाव के देख रही थी। शिवन्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाय अनाया, कैसी हो तुम? अनाया ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस बोली फाइन। तो शिवन्या ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो अनाया ने एक नज़र उसे देखा और बिना भाव के बोली, मुझे दोस्त बनाना नहीं पसंद। तो शिवन्या का चेहरा उदास हो गया। शिवन्या पार्टी के दिन से ही उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर उस दिन उसे मौका नहीं मिला और आज अनाया ने मना कर दिया। शिवन्या बचपन से ही अनाया से दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि अनाया और शिवन्या सेम एज के हैं। हालांकि कभी अनाया और शिवन्या मिल नहीं पाए बचपन में, मगर उसने अपनी मॉम के पास अनाया की फोटो देखी थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर शिवन्या उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर अफसोस तब वो मिल ना पाए और ना ही वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अनाया के दोस्ती ना करने की वजह से वो थोड़ी उदास थी, मगर उसने अपने दिल ही दिल में सोचा वो अनाया को अपना दोस्त बनाकर ही रहेगी। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आ गए और शिवन्या को सबसे मिलवाने के बाद अपना लेक्चर लेने लगे। ऐसे ही लगातार 3 लेक्चर हुए और चौथा लेक्चर आज खाली था, क्योंकि प्रोफेसर बीमार थे और कोई नया प्रोफेसर थोड़े दिन बाद आने वाले थे कुछ दिन पढ़ाने के लिए। अनाया अपने सीट से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी, तो शिवन्या भी उसको पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, अनाया, मुझे भी कैंटीन जाना है, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। एक्चुअली मुझे यहाँ के रास्तों का ज्यादा पता नहीं है। अनाया ने कुछ नहीं बोला और वो आगे की तरफ जाने लगी और उसके पीछे शिवन्या भी चल पड़ी। थोड़ी देर बाद अनाया और शिवन्या कैंटीन पहुंच गए। अनाया को देख समायरा उसकी तरफ आए और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने बगल वाली चेयर पर बिठा दिया। आरवी ने शिवन्या को देखा और उसे अपने पास बुला लिया। वो सभी एक साथ बैठे हुए थे। रूही और रूहानी को बुरा लग रहा था, क्योंकि अनाया समायरा से बेहद प्यार से बात कर रही थी, मगर उसने बचपन को छोड़कर अभी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं की। आरवी को रूहानी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि रूहानी हमेशा से ही अनाया को रूही जितना ही प्यार करती थी, मगर वो भी बचपन में कसम से बंधी हुई थी। मगर इसमें भी एक राज है, जो बात अनाया को क्या किसी को नहीं पता, इसलिए सबको लगता था रूहानी ने कसम में बंधकर ये सब किया। आरवी अनाया से बोली, अनाया, रूहानी की उसमें कोई गलती नहीं थी, वो भी मजबूर थी, प्लीज उसे माफ कर दो, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो अनाया ने बिना भाव के कहा, मिस राजावत, आप डिजाइनिंग छोड़ LLB क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आपको न्याय दिलाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। और रही बात मिस रायचंद को माफ करने की, तो मैं उनसे नाराज नहीं हूं और ना मुझे उनसे कोई शिकायत है, क्योंकि जब मिसेज रायचंद ने ही मेरी फिक्र नहीं की तो दूसरे लोगों से क्यों उम्मीद करूं। और मिस रायचंद के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही रायचंद फैमिली के साथ। कुछ लोगों को छोड़ कर तो आप आगे से मेरे मामलों से दूर रहें, वरना मैं बार बार आपको बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस दिन भी अपने मेरे कैरेक्टर पर बोलकर अपनी लाइफ की सबसे बनगाई गलती की थी, और अगर आपने बार बार मुझे उकसाया तो शायद आपके साथ बहुत बुरा हो। तभी शिवन्या बोली, अनाया प्लीज तुम गुस्सा मत करो, और दीदू तो तुमसे बनगाई है ना, उनसे ऐसे बात मत करो प्लीज।
समायरा को आरवी पर बेहद गुस्सा आ रहा था और उसने कुछ बोलना चाहा मगर उससे पहले ही अनाया ने जवाब दे दिया था। अनाया शिवन्या को देखते हुए बोली, मिस राजावत, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी दीदों के साथ बात करने का, वो खुद हमेशा न्याय करने आ जाती है। तो प्लीज आप मुझसे ये बात बोलने के बजाय अपनी दीदू से बोलिए, वो मेरे मामलों से दूर रहें और अपने काम से काम रखें। इतना बोलकर वो बाहर चली गई। उसके पीछे समायरा भी कैंटीन से बाहर आ गई और वो दोनों गानगाई में बैठ गए। शिवन्या भी अब चुप हो गई। उसे अब गिल्टी फील होने लगा, कहीं उसकी बातों से नाराज होकर उसने उससे दोस्ती करने से मना कर दिया तो क्या होगा। उसके आंखों में नमी आ गई मगर उसने उससे छिपा ली। अब किसी को भी खाने का बिल्कुल मन नहीं था और सब लोग भी बाहर की तरफ चले गए। उनकी टेबल में सिर्फ आरवी, रूही, रूहानी और समायरा बैठे हुए थे, इसलिए इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। मगर एक जोड़ाए आंखें अनाया को नफरत से देख रहे थे। ये कोई और नहीं, रिधिमा रस्तोगी थी। वो अपने मन में बोली, मिस अनाया रायचंद, तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। और एक डेविल स्माइल करके उसने किसी को कॉल किया और उनसे कुछ बोलकर फोन रख दिया। फिर खुद से बोली, कल तुम्हारे साथ जो होगा ना, उसके बाद तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी और ये तुम्हारी सारी अकड़ा भी निकल जाएगी। और वहां से चली गई। इधर पार्किंग में रूहानी और रूही भी आकर बैठ गए। रूहानी कुछ बोलना चाह रही थी मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, इसलिए वो चुप हो गई। और अनाया को समायरा से इतने प्यार से बात करता देख उसकी आंखों से नमी आ गई। शिवन्या और आरवी भी अपने घर पहुंच गए थे। सीमा जी ख्याल में बैठी हुई थी। शिवन्या उनसे बोली, बड़ी मॉम मम्मा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि प्रतिभा अपने कमरे है। तो शिवन्या वहां से प्रतिभा जी के कमरे में चली गई और कमरे में पहुंचकर पीछे से उन्हें हक कर लिया। तो प्रतिभा जी पहले तो डर गई मगर फिर शिवन्या का एहसास पाकर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। प्रतिभा जी शिवन्या की तरफ पलटी मगर ये क्या, शिवन्या की आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रतिभा जी घबराते हुए बोला, बच्चा क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या या किसी ने कॉलेज में तुम्हें परेशान किया? मम्मा को बताओ। तो शिवन्या ने अपना सिर ना में हिला दिया। उसके बाद थोड़ा शांत होकर आज जो कुछ भी हुआ उन्हें बता दिया। उन्हें भी थोड़ा बुरा लगा मगर फिर वो शिवन्या से बोली, तुम कोशिश करते रहो, वो पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, सबसे जल्दी घुल मिल जाती थी, मगर उस बेचारी ने इतना कुछ झेला है, अब वो किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देती। मगर शिवी, तुम उसे कभी हट मत करना बच्चा, वो बहुत प्यारी बच्ची है और तुम चिंता मत करो, वो तुमसे जल्दी ही दोस्ती कर लेगी। तो शिवन्या खुश हो गई और अपनी मम्मा को हक कर लिया, मगर उनकी बात किसी और ने भी सुन ली थी और वो वहां से नीचे की तरफ चला गया। सीमा जी शिवाय को देखकर बोली, शिवाय तुम कब आए? तो शिवाय बोला, बंगाई माँ एक फाइल लेने आया था, अब चलता हूँ। इतना बोलकर बाहर चला गया और गानगाई में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और शिवन्या और प्रतिभा जी की बातों के बारे में सोचने लगा। और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई जो उसके हैंडसम फेस को और भी हैंडसम बना रही थी। क्या शिवन्या से दोस्ती करेगी अनाया? क्या करेगा शिवाय? चतुर्थी, रिद्धि जी का अनाया पर फिर से हाथ उठाना। अनाया की कार में अनाया ने भी रूहानी को रोते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूहानी क्यों रो रही है। मगर रूही को समायरा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोली, नहीं समायरा, तुम अना को हमसे नहीं छीन सकती। मुझे पता है दी अना को बहुत प्यार करती है और अपनी दी के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। हाँ माना मैंने गलती की, मगर दी का क्या, उन्होंने तो अनाया को गलत नहीं समझा और उन्होंने सबको बहुत समझाया मगर हम लोगों ने ही उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। अना, तुम्हें दी को माफ करना ही होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अनाया से बोली, अना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनाया ने रिव्यू मिरर से उसे देखा, फिर अपनी भावहीन आवाज में बोली, हाँ बोलिए मिस रायचंद। तो रूही बोली, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मगर दी ने कुछ नहीं किया। प्लीज अना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, दी को माफ कर दो। उनके साथ पहले की तरह रहो प्लीज। अनाया ने उसे देखा फिर बोली, मिस रायचंद, मैं आपकी दी या आपसे या आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स से नाराज नहीं हूँ और पहले की तरह बात करने की बात है तो वो अब मुमकिन नहीं है।
जो पहले थी वो तो मर चुकी है। वो अनाया उसी दिन मर चुकी थी जब आप लोगों ने उसको लालची कहा, जो आपसे और आपके भाई बहन से उसकी जगह छीनना चाहती है। देखिए मिस रायचंद, अब मैं आप लोगों से नाराज भी ना हूं, क्योंकि नाराज या शिकायतें अपनों से होती है, मगर हमारा रिश्ता आज से 14 साल पहले ही खत्म हो गया था। अब आपकी माँ ने सबके सामने मुझसे रिश्ते तोड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। और अब मुझे किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, मुझे किसी की जगह लेने में दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को अपना कहने का हक आपने मुझसे 7 साल पहले ही छीनकर किसी और को दे दिया था। जब अनाया ने ये बोला तो रूही और रूहानी के दिमाग में एक नज़ारा आ गया, जहां रूही अनाया से बोल रही थी, खबरदार, जो हमसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो तुम हमारी कुछ नहीं लगती। आज से हमारी सिर्फ एक बहन है और उसका नाम अंकिता है। इसके बारे हम आगे जानेंगे कि ये कौन है। ये याद आते ही रूहानी के दिल में दर्द हुआ और रूही का दिमाग सुन्न पड़ गया। अब वो अनाया से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, जिसे देखकर समायरा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोली, रूही तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, जो तुमने अपनी खुद की बहन को छोड़कर उस लड़की को चुना जो तुम दोनों को एक दिन बर्बाद कर देगी। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंच गए और अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। ख्याल में सभी लोग बैठे हुए थे और उन लोगों को इतना जल्दी घर आता देख हैरान थे, मगर उन लोगों ने कुछ नहीं बोला और उन्हें जाने दिया। थोड़ी देर बाद चारों लड़कियां नीचे आ गई और सोफे पर बैठ गई। रूही और रूहानी की आंखें लाल पड़ चुकी थी और दोनों की आंखें सूजी हुई थी। रिद्धि जी जल्दी से उनके पास गई और घबराते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, तुम दोनों की आंखें इतनी लाल क्यों हुई हैं? तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? किसी ने कुछ बोला, बताओ मुझे। वहीं अनाया को रिद्धि जी का रूही और रूहानी की इतनी फिक्र करता देख दिल में एक टीस उठी और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई, जो सबने नोटिस की, मगर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब अनाया रोती तो रिद्धि जी ने कभी उसकी इतनी फिक्र नहीं की और ऊपर से उसे डांटते हुए उससे बोलती कि वो इतनी बंगाई होकर क्यों रो रही है। ये सब याद करते हुए ना चाहते हुए भी अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंखों में दर्द दिखने लगा, जो इस बाई के पुराने सोल की यादों की वजह से हुआ, जो कि कायनात भी फील कर रही थी। वहीं उसे अचानक रोते देख दादी दादू और स्वाति जी परेशान हो गए। स्वाति जी जल्दी से अनाया के पास गई और उसे गले लगा लिया। समायरा ने ये बात अभी तक नोटिस नहीं की थी, क्योंकि समायरा अनाया के बगल में बैठी हुई थी, जिससे उसको अनाया की आंखों के आंसू नहीं दिखे। वो तो गुस्से से रिद्धि जी को देख रही थी कि कैसे ये औरत अपनी सौतेली बेटियों को इतना प्यार करती है, और अपनी सगी बेटी के साथ तो सौतेलों से भी बुरा बर्ताव किया था। मगर जब उसने स्वाति जी को अनाया को गले लगाते देखा तो बेहद घबरा गई और अनाया के पास जाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा तुम्हें? और बेहद घबराते हुए उसे देखने लगी। स्वाति जी ने अनाया को अलग किया तो सब दंग रह गए, क्योंकि अनाया का चेहरा पूरा लाल पन चुका था और उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि जैसे उसकी आंखों से खून निकलने वाला हो। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर सब घबरा गए। रूही और रूहानी भी बहुत ज्यादा घबरा गए। रिद्धि जी और रूहानी जैसे ही घबराते हुए उसके पास आने लगे, अनाया ने उनको हाथ दिखाकर रोक दिया। समायरा अनाया को देखते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, और बेहद चिंता से उसे देखने लगी। समायरा का इतना प्यार और चिंता देखकर आज पहली बार अनाया को बहन का प्यार का एहसास हुआ, जो उसे बेहद सुकून दे रहा था। अनाया समायरा से बेहद प्यार से बोली, दीदा मैं ठीक हूँ, बस कुछ याद आ गया था तो खुद ही आंसू आ गए। वहीं रूही एकदम सुन्न हो गई, क्योंकि आज तक अनाया ने उसके अलावा किसी को दीदा नहीं बोला, चाहे वो कितना ही खान क्यों ना हो। सारे घर वाले हैरान थे और रूही को देखने लगे, जिसकी आंखों से अभी आंसू बह रहे थे और वो बस एकटक अनाया और समायरा को देख रही थी, जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। रूहानी को रूही के लिए बुरा लग रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं रूही की ही गलती थी। रूही बिना बोले अपने कमरे की तरफ चली गई और किसी ने भी उससे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अभी रूही को अकेला छोड़ना ही सही था। रिद्धि जी को बेहद गुस्सा आया। वो अनाया के पास गई और उसे समायरा से अलग कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जंग दिया।
और उसे बेहद गुस्से से देखने लगी। वहीं सारे घरवाले शौक में चले गए। इधर अनाया का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखों में नफरत गुस्सा दिखने लगा। उसकी आंखें गुस्से से आग उगलने लगी और उसके पास से बेहद डरावना और मर्डरस और निकलने लगा। वो अभी बिल्कुल एक बेरहम क्वीन लग रही थी, जिसे देखकर बंगे से बंगा आदमी डर से कांपने लगा। जैसे ही रिद्धि जी ने अनाया की आंखें देखी और उसके आसपास इतनी डरावनी आभा महसूस की, वो डर से 2 कदम पीछे हो गई। चैप्टर 31। अनाया का अश्विन जी को धमकी देना। अनाया ने अपनी आल आंखों से रिद्धि जी को देखा और बेहद डरावनी आवाज में बोली, मिसेज रायचंद, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रिद्धि जी अपने डर को काबू करते हुए बोली, तुमने जानबूझकर रूही को हट किया ना? तुमने उसके सामने उसका हक किसी और को क्यों दिया? रिद्धि जी बात सुनकर अनाया जोर जोर से हंसने लगी। वह मिसेज रायचंद, आप हक की बात कर रही हैं? हाँ, कौन से हक की बात कर रही हैं आप? आपका और आपके पति या बच्चों का मुझ पर कोई हक नहीं है। और रही आपकी प्यारी बेटी रूही की बात, तो वो हक उन्होंने खुद मुझसे 7 साल पहले छीना था, जिस हक की बात आप कर रही हैं। और खबरदार, आपने दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो आज तक थोड़ी बहुत इज्जत थी कि आपने मुझे जन्म दिया था, मगर आज वो इज्जत भी खत्म हो गई। आप अपने बच्चों की माँ तो बन गई, मगर मेरी माँ ना आप तब थी, ना अब है, ना कभी बन पाएंगी। और आपको क्या मुझे पर शर्म आती है? मुझे आपकी बेटी होने पर शर्म आती है और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि भले ही अनाथ बना दे, मगर आप जैसे माँ बाप किसी को ना मिले। और वहां से ऊपर की तरफ चली गई। उसके पीछे समायरा भी चली गई, मगर अब उसे रिद्धि जी से सिर्फ नफरत हो रही थी। इधर उनके जाने के बाद राधिका जी रिद्धि जी के पास आकर उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सब लोग अवाक रह गए। रिद्धि जी अविश्वास से राधिका जी को देखने लगीं। राधिका जी बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कैसी औरत हो तुम? हाँ, तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो। सही कहा अनाया ने, तुम जैसे माँ बाप होने से अच्छा बच्चे को अनाथ होना चाहिए। मुझे तुम पर शर्म आती है कि तुम जैसी सेल्फिश औरत को क्यों मैंने अपने घर की बहू बनाया। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तुम ऐसी निकलोगी, मैं कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाती। वहीं उनकी इतनी किंगवी बातें सुनकर रिद्धि जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, माँ आप। जैसे ही उन्होंने माँ बोला, राधिका जी गुस्से से घूरते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे माँ बोला, मेरी तुम जैसी बेटी या बहू नहीं हो सकती। आज से तुम्हारे हाथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आइंदा से मुझसे माँ कहने की हिम्मत मत करना। अभी रिद्धि जी कुछ और कहती तभी उन्हें अनाया आती हुई दिखाई दी, जिसके हाथों में लगेज था और उसी के पीछे समायरा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मगर आज जैसे अनाया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वहीं इतना शोर सुनकर रूही भी नीचे आ गई, मगर उसने जब नीचे इतना कुछ देखा, वो रूहानी को देखने लगी जिसकी आंखें नम थी। अनाया नीचे आई। ठीक उसी समय दरवाजे की बेल बजी। एक मेड ने दरवाजा खोला तो सामने वकील थे और वो अंदर आ गए और अंदर आकर अनाया से बोले, मैम आपके पेपर रेडी हो गए हैं। तो अनाया ने उनके हाथों से पेपर ले लिए और उनसे बोली, मैंने जैसा बोला था वैसा ही किया ना? तो वकील ने अपना सिर हिला दिया। तो अनाया ने वो पेपर्स लेकर अश्विन जी के पास गई और बोली, मिस्टर रायचंद साइन कीजिए। और उसने दादू की तरफ देखकर बोला, दादू मिस्टर रिधम रायचंद को कॉल करके घर आने को बोलिए। तो दादू ने ऐसा ही किया। वहीं उन पेपर्स को देखकर अश्विन जी के हाथ कांपने लगे। वो अपनी नम आंखों से अनाया को देखते हुए बोले, अना। मगर अनाया सर्द आवाज में बोली, खबरदार मिस्टर रायचंद, मुझे अना कहा तो आप साइन कीजिए, वरना मैं कोर्ट में अप्लाई कर सकती हूँ। अश्विन जी ने तब भी साइन नहीं किया। तो इस बार अनाया ने एक चाकू उठा ली और अपनी कलाई में उसको काफी टाइट रखते हुए, जिससे उसके हाथ से हल्का खून निकलने लगा, वो अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोली, साइन कीजिए। अश्विन जी बेहद घबरा गए और उन्होंने साइन कर दिया। उसके बाद अनाया ने रिद्धि जी को देखते हुए बोला, साइन कीजिए। अनाया के साथ में चाकू देखकर वो भी बहुत डर गई थी, इसलिए उन्होंने भी साइन कर दिया। रूही और रूहानी को भी ना चाहते हुए साइन करना पंगा। ठीक उसी टाइम रिधम और ऋषभ रिधान भी पहुंच गए, मगर जब अनाया के हाथ में चाकू देखा तो तीनों घबरा गए। ऋषभ जल्दी से उसके पास आके बोला, प्रिंसेस ये क्या कर रही हो? बच्चा चोट लग जाएगी।
तभी अनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, भैया कुछ नहीं होगा प्लीज, आप तो समझिए और थोड़ा देर कुछ ना बोले प्लीज। अनाया की आंखों में दर्द देखकर ऋषभ को कुछ बोला ही नहीं गया। वो शांत हो गया। अनाया को ऐसे देखकर उसे भी बहुत दर्द हो रहा था। तभी अनाया बोली, मिस्टर यंग रायचंद, आप भी उन पेपर्स पर साइन कीजिए, मगर आप चिंता मत कीजिए, वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है। ना मैं आपकी दोनों बहनों की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ, साइन कीजिए। तो रिधम बोला, मगर बच्चा तुम चाकू छोड़ो, हम आराम से बात करते हैं। अनाया चाकू को अपने हाथ में धंसाने लगी, जिससे सब घबरा गए। रिधम बोला, बच्चा ऐसा मत करो, मैं साइन कर रहा हूँ। उसने भी साइन कर दिए। अनाया ने भी चाकू छोड़ दी, मगर उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने वो पेपर्स वकील को दे दिए। वकील वो पेपर लेकर चला गया। तभी ऋषभ बोला, प्रिंसेस अब तो हो गया, चलो हॉस्पिटल तुम्हारी ड्रेसिंग करवाते हैं। तो अनाया बोली, रुकिए भैयू। उसके बाद वो रिद्धि जी को देखते हुए बोली, तो अब आप लोग खुश रहिए, आपको अब मुझसे झूठा प्यार करने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। उन पेपर्स में लिखा था कि आज के बाद आपका मुझसे और मेरा आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। आप लोगों का और मेरा आप लोगों पर कोई हक नहीं है। मिस्टर रायचंद की सारी प्रॉपर्टी या जायदाद में अनाया रायचंद का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो ऋषभ की तरफ पलटी, मगर ऋषभ से कुछ बोलने तक ऋषभ की बाहों में निढाल सी गिर गई। वहीं सबका दिल धक से रह गया और ऋषभ जल्दी से उसको अपने गोद में उठाकर बाहर भागा और गान गए फुल स्पीड में चलाते हुए वहां से निकल गया। इधर बाकी लोग भी जाने को हुए तो राधिका जी ने सबको रोक दिया और स्वाति रिधान से बोला, तुम दोनों जाओ। तो दोनों जल्दी से वहां से चले गए। वहीं समायरा अनाया को ऐसे देखकर बेहोश हो गई। उसे रिधम ने जल्दी से उठाकर कमरे में ले गया और डॉक्टर को कॉल लगा दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने समायरा को चेक किया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे डॉक्टर शून्य के जाने के कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया और उठते ही अनाया का नाम बोलने लगी। दादी ने उसे शांत कराया और उसे प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा शांत हो जाओ, अना ठीक हो जाएंगी। तो समायरा थोड़ा शांत हुई। तभी राधिका जी अपने छोटे बेटे के परिवार को देखते हुए बोली, तुम सब मेरी पोती से दूर रहना, वरना मैं इस बार तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। वहीं वो लोग आंखों में आंसू लेकर राधिका जी को देखते ही रह गए, मगर रिधम बिना भाव के एकटक सामने देख रहा था। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनाया की ड्रेसिंग हो गई थी, मगर अभी भी कमजोरी की वजह से वो बेहोश थी। ऋषभ उसका एक हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो प्रिंसेस, जो मैंने सोचा वो लोग अपनी गलती मान गए हैं, मगर नहीं, मैं गलत था और मेरी एक गलती की वजह से आज तुम इतने दर्द में हो। ये बोलते टाइम उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 32 रिधम के सवाल। तभी ऋषभ के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी मां स्वाति रायचंद खंगाई थी और उन्हीं के साथ रिधान भी था। ऋषभ अपनी मां से बोला, मॉम हमने प्रिंसेस के साथ गलत कर दिया, उसे हमें गोद ले लेना चाहिए था। तो स्वाति जी बोली, शांत हो जाओ बेटा, प्रिंसेस ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। रिधान भी नम आंखों से अनाया को देख रहा था। वो अनाया के ऋषभ जितना क्लोज नहीं था, मगर फिर भी वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऋषभ ने स्वाति जी को भी घर भेज दिया। अब हॉस्पिटल में अनाया के साथ ऋषभ और रिधान थे। रिधान अपने भाई को देखते हुए बोला, भाई आप चिंता मत करिए, हमारी प्रिंसेस जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो ऋषभ ने उसे देखा मगर कुछ नहीं बोला। रिधान सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे रिद्धि जी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सगी माँ कैसे अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। थोड़ी देर बाद रिधान को नींद आ गई और ऋषभ भी अनाया का हाथ पकड़कर सो गया। इधर रायचंद मैंशन में रिधम एकटक सामने देख रहा था। तभी वो रिद्धि जी की तरफ पलटा और रिद्धि जी से बोला, मॉम आपने अनाया से क्या बोला जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। रिधम की बातें सुनकर रिद्धि जी का चेहरा झुक गया, मगर उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। तभी रिधम ने रूहानी से पूछा तो रूहानी ने सब कुछ रिधम को बता दिया। रूहानी की बातें सुनकर अब रिधम को रूही और रिद्धि जी पर हद से गुस्सा आ रहा था। वो रिद्धि जी से बोला, मॉम क्या आप अना सच में आपकी अपनी बेटी है।
वहीं रिधम के मुंह से ये बातें सुनकर सब उसे देखने लगे। तभी रिद्धि जी बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रिधम? हाँ, अनाया मेरी अपनी बेटी है जिसे मैंने अपने कोख से जन्म लिया है। तो रिधम के चेहरे पर मजाकिया हंसी आ गई और वो बोला, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे अनाया आपकी बेटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप उसे ट्रीट करती आई हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। आपको पता है, पहले मैं भी उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि वो सबसे छोटी थी, मगर उस गलतफहमी की वजह से मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया को कितना हर्ट किया, जिस वजह से आज मेरी प्यारी सी गुड़िया मुझसे नफरत करती है। मैंने यकीन नहीं किया, गलत किया, मगर आप तो उसकी माँ थी, आपने उस पर क्यों यकीन नहीं किया? आपकी और हमारी वजह से उसे कितना कुछ फेस करना पड़ा, मगर उसकी क्या गलती थी? आपको सच्चाई भी पहले से पता थी ना, फिर भी आपने उसको हॉस्टल भेज दिया। क्यों किया आपने ऐसा माँ? आप हमसे तो इतना प्यार करती हैं जबकि हम आपकी खुद की औलाद नहीं है, मगर आपने अनाया को क्यों प्यार नहीं दिया? जवाब दीजिए। मैंने आपकी और रूही की बात सुन ली थी, आप उससे बोल रही थी कि आपने उसे जानबूझकर हॉस्टल में डाला, क्यों किया आपने ऐसा? बताए। रिधम की बातें सुनकर रूहानी अविश्वास से देखने लगी, जबकि रूही और अश्विन जी के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। अश्विन जी के चेहरे पर दर्द की लकीरें थी जो उन्होंने छुपा ली, जबकि रूही को रिधम का अनाया की इतनी फिक्र करना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर उसने अपनी नजरें झुका रखी थी जिससे उसकी आंखों के भाव किसी ने नहीं देखे। तभी रिद्धि जी बोली, हाँ, मैंने जानबूझकर उसको खुद से दूर रखा क्योंकि मेरी मजबूरी थी। इस बार रूहानी चीख पिंगाई और बेहद गुस्से से बोली, कौन सी मजबूरी? हाँ मॉम, आपने अपनी कसम देकर और मरने की धमकी देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया, मगर क्यों किया आपने ऐसा? आपको अनाया पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मेरी अना कितनी मासूम थी, कितनी शरारतें करती थी, अब देखो कैसी हो गई है वो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, बचपन से आपने हमें उससे दूर रखा, क्यों किया ऐसा? इस बात पर रिद्धि जी ने कुछ नहीं बोला, मगर उनकी आंखों में दर्द उतर आया, मगर उन्होंने उस दर्द को छुपा लिया और खुद को सख्त दिखाते हुए बोली, बस बहुत हुआ, जाओ अपने कमरे में, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो रूहानी और रिधम अपनी आंसू भरी आंखों से रिद्धि को देखते हुए वहां से चले गए। रूही भी एक नज़र रिद्धि जी को देखकर वहां से चली गई। रूही अपने कमरे में पहुंचकर सारा सामान तोड़ने लगी और फिर बोली, नहीं अनाया, तुम मुझसे मेरा कुछ नहीं छीन सकती। मैं तुम्हें फिर से सबसे दूर कर दूंगी। तुम्हारी माँ जो तुमसे बहुत प्यार करती है, मगर बेचारी क्या करे, तुम्हें प्यार जता नहीं सकती, सो सैद ना जैसे सालों पहले तुम्हें यहाँ से निकलवाया था, इस बार तुम्हें घर से ही नहीं इस दुनिया से भी आज़ाद कर दूंगी। और जोर जोर से हंसने लगी। अभी ये रूही बिल्कुल अलग लग रही थी, जिसकी आंखों में अनाया के लिए बेहद नफरत थी। उसके बाद वो बेड में जाकर सो गई। वहीं रिद्धि जी सबके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगी और बोली, कैसी अभागी माँ हूं मैं, चाह कर भी अपनी बच्ची को प्यार नहीं दे सकती। आपको तो पता है ना, अगर हम दोनों ने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमारी अना को मार डालेंगे। उस दिन भी उन्हीं लोगों ने अना पर हमला किया था, मगर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। तभी अश्विन जी बोले, मगर अब हमारी बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर अनाया हमसे बहुत नफरत करती है, हम चाहकर भी अभी सच्चाई नहीं बता सकते, नहीं तो पता नहीं वो लोग क्या कर दें। मगर कोई बात नहीं, हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो है, बस इसी बात का सुकून है। मगर मैंने फिर से उस पर हाथ उठाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद वो लोग फिर से मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचा दें। 33 रूही की नफरत। रिद्धि जी को संभालते हुए अश्विन जी उन्हें बेड पर लेट गए और उनके सिर को सहलाने लगे। थोड़ा ही देर में रिद्धि जी सो गई, मगर अश्विन जी कुछ सोच रहे थे, बाद वो भी उनके बगल में आकर लेट गए। थोड़ी देर में उन्हें भी नींद आ गई। अगली सुबह हॉस्पिटल में अनाया को होश आ गया। वो कुछ सोच रही थी और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई। उसके हिलने से ऋषभ की भी नींद खुल गई। वो जल्दी से उठा और अनाया को गले लगा लिया, फिर बोला, प्रिंसेस तुम ठीक हो ना? तो अनाया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भैया मैं ठीक हूँ। रिधान ने भी उसे गले लगाया और उससे पूछा, वो ठीक है? तो अनाया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। ऋषभ ने उसके
डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी की और वो लोग घर चले गए। आज कोई भी अपने काम में नहीं गया हुआ था। सब लिविंग में ही बैठे हुए थे। तभी ऋषभ अनाया को गोद में उठाकर अंदर आया और उसे सोफे पर बिठा दिया। तभी अनाया की नज़र रूही पर गई और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। और वो अपने मन में बोली, रूही डार्लिंग, वेल प्लेड। मगर तुम बेरहम क्वीन से बच जाओगी। हाँ, क्या मैं ऐसे ही बिजनेस और अंडरवर्ल्ड पर राज करती हूँ कि लोगों को पहचान ना पाऊँ? तुमने इस बार गलत इंसान को खेल में उतार दिया है। वो क्या है ना, मैं अनाया नहीं हूँ। मैं बेरहम क्वीन हूँ जिससे बिजनेस से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर कोई खौफ खाता है। तुम उसके साथ खेलने की सोच रही, मगर कोई बात नहीं, बहुत मजा आएगा। अनाया को ऐसे खोए हुए देखकर ऋषभ बोला, प्रिंसेस क्या हुआ? तो अनाया बोली, भैया मुझे भूख लगी है। तो ऋषभ मुस्कुरा दिया और बोला, चलो मेरा बच्चा, नाश्ता कर लो। सब लोग भी डाइनिंग की तरफ चली गए। सब लोग अनाया को प्यार से देख रहे थे। समायरा तो अनाया से ऐसे चिपकी हुई थी जैसे गोंद। मगर अनाया को समायरा का उसकी केयर करना, उसके लिए लंघना बहुत अच्छा लगता था। रूही ने अपनी नफरत छुपाने के लिए अपना सिर झुका लिया और अपने नाखून अपने हाथ में दबाने लगी। कोई नहीं देख पाया, मगर हमारी अनाया की चील जैसी आंखों से छुप ना सका। जैसे ही रूही ने अनाया की आंखों में देखा, अनाया ने उसे एक डेविल स्माइल पास कर दी। मगर रूही ज्यादा नहीं देख पाए और उसने अपनी नजरें फेर ली, मगर उसके दिल में आंखें वो कुछ कह रही थी जैसे वो रूही का कोई राज जानती हो। सभी ने अपना नाश्ता किया। ऋषभ अनाया को आराम करने के लिए अनाया को उसके कमरे में छोड़ आया। तभी ऋषभ नीचे आया और रिद्धि जी से बोला, चाची आपने प्रिंसेस पर हाथ क्यों उठाया? तो रिद्धि जी कुछ नहीं बोल पाए। मगर तभी ऋषभ बोला, आज से आप और आपका परिवार प्रिंसेस से दूर रहेगा। रिद्धि जी या कोई और उसकी बातों को काट नहीं पाया, क्योंकि ऋषभ भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। और उसकी बातों में एक रौब था, एक ऑर्डर था जो लोगों को मानने के लिए मजबूर होना पिंटा था। तभी रूही बोली, भाई हम क्यों दूर रहे आना से, वो हमारी बहन है। तभी रिधान बोला, सच में रूही तुमने कभी अनाया को बहन माना? इस बात पर रूही कुछ नहीं बोल पाए, मगर उसे सबका अनाया की फिक्र करना पसंद नहीं आ रहा था। एक सर्वेंट सभी फैमिली मेंबर्स को नफरत से देख रही थी और अपने मन में बोली, मिस्टर अश्विन रायचंद, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। वहीं वो मेड इस बात से अनजान थी कि कोई उसके हर एक्शन पर नजर रख रहा है। थोड़ी देर बाद अनाया ने लैपटॉप बंद किया और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। उसके बाद वो अपनी गर्दन में हाथ फेरते हुए बोली, मोहरों को भेजकर तुम सोच रहे हो तुम जीत जाओगे, मगर तुम अभी मेरी पहचान से रूबरू नहीं हुए हो ना। तुम जो कोई भी हो, तुम अपने बिल में बस कुछ टाइम के लिए ही छिप सकते हो, मगर जब तुम्हारा सामना बेरहम क्वीन से होगा, उस दिन तुम्हें अपना पैदा होने पर बहुत पछतावा होगा। उसके बाद वो सो गई और दवाइयों के असर से वो सो गई। इधर राजावत इंडस्ट्री पर शिवाय गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसने अपने कैबिन का हुलिया बदल दिया था। वो अपने फोन की वॉलपेपर को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल हाउ डेयर यू, तुमने खुद को नुकसान कैसे पहुंचाया? तुम्हें पता है जब मुझे पता चला तुम हॉस्पिटल में हो, मुझे कितना दर्द हुआ। यहाँ अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला। तभी एकदम से गुस्से में बोला, मिस रूही रायचंद, तुम्हारा कोई इलाज करना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में जो नफरत है ना, वो मैंने पहले दिन से ही नोटिस कर ली थी। मगर पहले मुझे लगा गलतफहमी के चलते तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर सच्चाई तो तुम्हें पता चल चुकी है। फिर तुम क्यों मेरी बेबी गर्ल से नफरत करती हो? कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत शौक है ना नाटक करने का, तो अब जो तुम्हारी आंखों में आंसू नकली थे उन्हें असली बना देता हूं। आखिर तुम मेरी बेबी गर्ल की बहन हो, इतना तो कर ही सकता हूं ना। तभी उसने अपने असिस्टेंट मानव को बुलाया और उसे कुछ इंट्रूजन देकर उसे उसके काम पर भेज दिया। मानव के जाने के बाद शिवाय के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान आ गई। तभी उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। तभी दूसरी तरफ से बेहद मीठी आवाज आई, हाँ बोलिए मिस्टर राजावत, जिसे सुनकर शिवाय की आंखें सुकून से बंद हो गई। वो कब से अपनी बेबी गर्ल की आवाज सुन रहा था। तभी वो होश में आकर बोला, मिस रायचंद, मुझे प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करना था, क्या आप आजकल बिजी हैं?
तो अनाया बोली 2 दिन बाद हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। शिवाय बोला ठीक है। उसके बाद उसने कॉल काट दी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब और क्या बात बोले। इधर कॉल रखने के बाद अनाया ने अपने असिस्टेंट ईशान को कॉल की और उसे किसी की जानकारी निकालने को बोलकर सो गई। वो अभी भी थोड़ा वीक थी क्योंकि कट थोड़ा गहरा लग गया था, इसलिए उसे अभी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसके सोने के बाद उसके कमरे में समायरा आए और उसके मासूम चेहरे को देखने लगी जो अभी पीला पनगा था। तभी वो उसके माथे को चूमते हुए बोली, ये सब उस रूही का किया धरा है, पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है जो वो ये सब कर रही है। मगर मैं भी तुम्हारी ढाल बनकर खंगाई रहूंगी। बचपन की तरह इस बार तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी बच्चा। 35 रूही की नजरें शिवाय पर। अनाया घर पहुंच गई थी। वो जैसे ही हॉल में पहुंची उसे सभी हॉल में बैठे हुए मिले। तभी वो बिना कुछ बोले ऊपर अपने कमरे में चली गई। ये बात सबको थोड़ाई अजीब लगी मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ाई देर बाद अनाया नीचे आए और सबके साथ बैठ गई। रूही उसे ठीक देखकर हैरान थी मगर उसने ये अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, मगर उसकी आंखों का डर और नफरत अनाया से छुप नहीं सकती। मगर अनाया बोली, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, मगर कोई बात नहीं माय डार्लिंग सिस्टर, तुम्हें इसके लिए बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई जो बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रही थी। दादू अनाया से बोले, शैतान बच्चे आज तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। रूही भी जानने के लिए बेचैन थी, इसलिए वो भी जवाब जानने के लिए अनाया को देखने लगी। मगर ज्यादा देर तक वो अनाया को देख नहीं पाए और उसने अपनी नजरें झुका ली। अनाया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खिल गई और वो रूही को देखकर बोली, बड़ी मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो उसकी गंदगी को साफ करने में टाइम लग गया। तो दादू बोले मतलब? तो अनाया बोली मतलब गांगाई को ठीक करने में मेरे कपेंगे भी खराब हो गए थे। तो सबने ठीक है कहकर डिनर टेबल की तरफ चले गए। मगर रूही को बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि जिसको उसने पैसे दिए थे अनाया को चोट पहुंचाने के लिए उन लोगों का फोन नहीं लग रहा था और जिसका लग रहा था वो उठा नहीं रहे थे। अनाया भी बखूबी उसकी घबराहट देख रही थी। उसने अपने मन में कुछ सोचा, फिर दादू से बोली, बड़ी मैं सोच रही हूं कि मैं यहां से अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊं। तो दादाजी बोले, बिल्कुल नहीं, इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना और लोगों का। अनाया आगे कुछ नहीं बोली। दादू की बात सुनकर रिद्धि जी और अश्विन जी रूहानी और रिधम को सुकून मिला और उन्होंने राहत की सांस ली। थोड़ा ही देर में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज समायरा अपने घर गई हुई थी। सब सुकून से सो रहे थे मगर रूही बेचैनी से अपने फोन को देख रही थी और बार बार किसी को कॉल कर रही थी। इधर दूसरी तरफ एक बहुत ही डरावनी विला के अंदर किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। वो आवाज बहुत ज्यादा दर्दनाक थी मगर वहां खंगे लोगों को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें कोडों से मारे जा रहे थे। तभी वहां एक बहुत ही खतरनाक ओरे वाला इंसान आया और अपने किंग साइज चेयर पर बैठ गया और अपने सामने दर्द से कराहते हुए उन लोगों को देख रहा था। तभी वो उन्हें देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोला, किसके कहने पर तुम लोगों ने उस पर हमला किया? तो वो चिल्लाते हुए बोला, कोई बात नहीं। ब्लैक किंग के लिए इतना ही मुश्किल नहीं है उस इंसान तक पहुंचना जिसने मेरी जिंदगी को दर्द देने की गुस्ताखी की। तभी उसने अपने आदमी को कुछ इशारा किया और वहां से निकल गया। थोड़ा ही देर बाद वहां करीब 10-11 लड़के जो कि लेस्बो थे वो वहां आ गए। उन जख्मी लोगों को देखकर उन लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी गार्ड्स बोले, इनके अंदर बहुत गर्मी है, इनकी गर्मी को मिटा दो। इतना बोलकर सारे गार्ड्स भी वहां से चले गए। वो लेस्बो लड़के धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगे जिससे उन गुंडों की जान हलक में आ गई। मगर वो भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे मगर उन लोगों पर उनके रोने और चिल्लाने का कुछ असर नहीं हो रहा था। थोड़ा ही देर में वहां बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल आवाजें और सांसों की आवाजें गूंजने लगी। वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुके और बारी बारी से सभी गुंडों के साथ वो सब करने लगे। वो इतने हार्डली उनके साथ वो सब करते रहे कि उन सब की जान चली गई मगर फिर भी वो लोग उनके साथ सुबह तक ये सब करते रहे।
और उन सब की वीडियो बनाकर किसी नंबर सेंड कर दिया और उसके नीचे एक मैसेज भी सेंड कर दिया। यहाँ रायचंद मेंशन में रूही रात भर सो नहीं पाए और इस वजह से उसकी आंखें बेहद लाल हुई थी और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बन गए थे। सभी लोग रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। आज कॉलेज में डिजाइनिंग कंपटीशन था जिसमें सभी घर वाले और साथ में राजावत फैमिली भी जाने वाली थी। सभी लोग कॉलेज की तरफ चली गए मगर घर वाले थोड़ी देर बाद आने वाले थे। रूही रूहानी और अनाया ड्राइवर के साथ जा रहे थे क्योंकि अनाया की चोट अब ठीक थी मगर फिर भी ऋषभ ने उसे गानगाई चलाने से मना किया था। रूही आज थोड़ा खुश थी क्योंकि वो कल की बातें भूल गई थी क्योंकि आज डिजाइनिंग कंपटीशन था तो उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो ही जीतेगी। समायरा अपने घर से ही इस कंपटीशन में आने वाली थी। अनाया लोग जैसे ही कॉलेज पहुंचे समायरा अनाया के पास आए और उसे गले लगा लिया। तभी अनाया प्यार से समायरा से बोली गुड लक दीदू तो समायरा खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली थैंक यू बच्चा। रूहानी का चेहरा उदास हो गया मगर तभी अनाया रूहानी से बोली गुड लक मिस रायचंद। खुद के लिए मिस रायचंद सुनकर उसे बुरा लगा मगर अनाया ने उससे बात की वो इस बात से खुश थी। समायरा भी रूहानी को पसंद करती थी क्योंकि बचपन से लेकर आज तक रूहानी ने कभी भी बुरी तरह ट्रीट नहीं किया। सभी लोग कॉलेज के अंदर चले गए और थोड़ा ही देर में कंपटीशन शुरू हो गया। अनाया अपने दादू और ऋषभ को बताकर वहां से चली गई। इस कंपटीशन के जज के तौर पर मिस जो काफी मिस्टीरियस है, रेहाना देशमुख जो कि एक फेमस डिजाइन है, और मयंक चौधरी जो बहुत बंगे फैशन इंडस्ट्री के मालिक हैं। और चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे बिजनेस टाइकून रिधम रायचंद और शिवाय रायजादा उपस्थित थे। शिवाय एकटक मिश्र को देख रहा था मगर फिर उसने अपनी नजरें हटा ली। कंपटीशन शुरू हो गया था। सभी एक से बढ़कर एक डिजाइनर थे मगर सबसे बेस्ट किसी की डिजाइनिंग थी तो वो रूहानी थी और समायरा रूही और एक और लड़की जिसका नाम मायशा शर्मा था, उसकी डिजाइनिंग भी काफी अच्छी थी। रूही अपने कंपटीशन से ज्यादा शिवाय को देख रही थी। शिवाय को जब से उसने पार्टी में देखा था वो उससे प्यार करने लगी थी मगर शिवाय ने तो उसे एक नजर देखा तक नहीं। ऐसे ही कंपटीशन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अब सिर्फ 6 ही लोग बचे थे, बाकी डिजाइन बाहर हो गए थे।